आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी कंडीशन 1। इस चैप्टर के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो ऊपर जो लिंक है उसे आप क्लिक कीजिए, आपको डिटेल चैप्टर मिल जाएगा। शुरू करते हैं टेस्ट योर सेल्फ 1। व्हाट डज अ फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट FPR सिग्निफाई? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट किसे दर्शाता है? नीचे ऑप्शंस में से उचित ऑप्शन चुनिए। ऑप्शन है फ्री लुक पीरियड हैज एंडेड, इट इज एविडेंस दैट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन, पॉलिसी कैनॉट बी कैंसल नाउ, पॉलिसी हैज एक्वायर्ड सर्टन कैश वैल्यू। तो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 2 जो है इट इज एविडेंस दैट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन, मतलब अब पॉलिसी शुरू हुई, इसका जो प्रूफ है वो FPR होता है। जैसे ही फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट रेडी हो जाती है, प्रिंट हो जाती है, उसके बाद में पॉलिसी धारक की रिस्क जो है वो शुरू हो जाती है। सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस 1। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड? मतलब ऑप्शन में से ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, उसका प्रूफ है। ऑप्शन से प्रपोजल फॉर्म, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, प्रॉस्पेक्टस, क्लेम फॉर्म। तो इसमें से ऑप्शन सेकंड जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये एविडेंस होता है कि जो भी इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू हो चुका है। Question number 2. If complex language is used to word a certain policy document and it has given rise to an ambiguity, how will it generally be construed? मतलब अगर इंश्योरर कंपनी ने आसान शब्दों का प्रयोग न करते हुए पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया है और उसके वजह से अगर एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसका अर्थ कैसे निकालेंगे? ऑप्शन है इन फेवर ऑफ इंश्योर्ड, in favor of insurer, the policy will be declared as void and the insurer will be asked to return the premium with interest to the insured. The policy will be declared as void and the insurer will be asked to return the premium to the insured without any interest. तो इसका सही आंसर है इन फेवर ऑफ इंश्योर्ड। ऐसी स्थिति में पॉलिसी धारक को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, ये देखना पड़ता है और जो भी डिसीजन है वो पॉलिसी धारक के पक्ष में हमें लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 3। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। मतलब पॉलिसी डॉक्यूमेंट का सही वर्णन क्या हो सकता है? ऑप्शन है इट इज एविडेंस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एविडेंस ऑफ द इंटरेस्ट एक्सप्रेस बाय इंश्योर्ड इन बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द कंपनी, इट इज एविडेंस ऑफ द पॉलिसी फॉलोड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी when dealing with channel partners like bank, brokers and other entities. It is acknowledgement slip issued by the insurance company on payment of the first premium. इसमें से ऑप्शन फर्स्ट जो है इट इज द एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये इसका सही आंसर है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जब तैयार होता है तो ऑलरेडी सारी प्रोसीजर जो है वो खत्म होती है और इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू हो चुका है, इसका प्रूफ होता है। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट? मतलब नीचे जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट है द प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्टेंस इज द एविडेंस दैट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रीमियम इज एविडेंस दैट पॉलिसी हैज बिगन, द फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट इज द एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन, द प्रीमियम कोट इज एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। इसमें से ऑप्शन 3 जो है पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है, इसका जो एविडेंस है, इसका जो प्रूफ है वो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट प्रिंट होना। हमने जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरा है जिसको प्रपोजल फॉर्म भी कहा जाता है, तो उससे पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू नहीं होता है, क्योंकि बाकी भी प्रोसेस है जैसे अंडरराइटिंग प्रोसेस है, अकाउंट में प्रीमियम जमा हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी जो प्रोसेस है ये प्रपोजल फॉर्म के बाद शुरू होती है। जो ऑप्शन है द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रीमियम इज एविडेंस दैट द पॉलिसी हैज बिगन, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि प्रीमियम जस्ट कंपनी ने ले लिया है, लेकिन बाकी जो अंडरराइटिंग का प्रोसेस है वो करना अगर बाकी रहेगा तो वो पॉलिसी एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है, वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है। ऑप्शन 4 द प्रीमियम कोट इज एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि हम लोग जस्ट एक प्रीमियम कोट कर रहे हैं कि आपको इतने सम एश्योर्ड के लिए ये प्रीमियम लगने वाला है। अगर आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया तो आपको लाख रुपए सालाना प्रीमियम आएगा, या 50,000 रुपये हाफ ईयरली आएगा, या 15 लाख की पॉलिसी ली है तो आपको 80,000 रुपये का प्रीमियम आएगा। तो ये कोटेशन हम लोग देते हैं तो इससे पॉलिसी रेडी हुई है ऐसा हम लोग नहीं मानते। तो ऑप्शन 3 जो है ये इसका राइट आंसर है।
Question 5. For the subsequent premiums received by the insurance company after the first premium, the company will issue. मतलब जैसे ही फर्स्ट प्रीमियम कंपनी ने कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में जो भी प्रीमियम कस्टमर पे करता है, तो उसको जो रिसिप्ट मिलेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ऑप्शन है रिवाइवल प्रीमियम रिसिप्ट, रिस्टोरेशन प्रीमियम रिसिप्ट, रीइंस्टेटमेंट प्रीमियम रिसिप्ट या फिर रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। रिवाइवल, रिस्टोरेशन और रीइंस्टेटमेंट ये लगभग सेम वर्ड्स है, तो इनकी जो है वो रिसिप्ट नहीं होती है, हालांकि वो एक प्रोसेस है बंद पड़ी हुई पॉलिसी जो है वो शुरू करना। रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट है, ये इसका राइट आंसर है। फर्स्ट प्रीमियम के बाद में जो भी क्लाइंट प्रीमियम पे करेगा उसको जो रिसिप्ट हम लोग देंगे उसको रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट कहा जाएगा। Question number 6. What will happen if the insured person loses the original life insurance policy document? मतलब ओरिजिनल पॉलिसी का सर्टिफिकेट या बॉन्ड या डॉक्यूमेंट अगर मिसप्लेस होता है या कस्टमर से वो कहीं खो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऑप्शंस है द इंश्योरेंस कंपनी विल इशू अ डुप्लीकेट पॉलिसी विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू द कॉन्ट्रैक्ट, द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड, द इंश्योरेंस कंपनी विल इशू अ डुप्लीकेट पॉलिसी विथ रिन्यूड टर्म्स एंड कंडीशन बेस्ड ऑन द करंट हेल्थ डिक्लेरेशन ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड, the insurance company will issue a duplicate policy without making any changes to the contract but only after a court order. इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। द इंश्योरेंस कंपनी विल इशू अ डुप्लीकेट पॉलिसी विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम लोग रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, तो वो अगर कहीं खो गया तो हमारे एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारे टेनेंट के बारे में या फिर जो भी ओनर है उसके बारे में, तो वो चेंज नहीं होती है। ठीक उसी तरह इंश्योरेंस कंपनी भी कोई चेंजेस नहीं करती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको लेकर कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते और डुप्लीकेट पॉलिसी जो है वो री इशू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट? मतलब नीचे जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है द पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज टू बी साइंड बाय अ कंपिटेंट अथॉरिटी बट नीड नॉट बी कंपल्सरीली स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट। The policy document has to be signed by a competent authority and should be stamped according to Indian Stamp Act. The policy document need not be signed by a competent authority but should be stamped according to Indian Stamp Act. The policy document neither needs to be signed by a competent authority nor its need to be compulsorily stamped according to Indian Stamp Act. तो इसमें से ऑप्शन सेकंड जो है द पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज टू बी साइंड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड शुड बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये राइट है। इंश्योरेंस पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे कंपनी का जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उसने साइन भी करना होता है एंड इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत जो भी स्टैम्प फी होता है वो भी भरना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 8. Which of the below forms the first part of a standard insurance policy document? इसका मतलब है जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें से सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? तो ऑप्शंस है पॉलिसी शेड्यूल, स्टैंडर्ड प्रोविजंस, स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस, क्लेम प्रोसीजर। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे यूज किया है क्योंकि वर्ड स्टैंडर्ड जो है ये क्वेश्चन में भी आया है और ऑप्शन 2 जो है वहाँ पे भी स्टैंडर्ड आया हुआ है। तो आप शायद से स्टैंडर्ड वर्ड मैच कर रहा है तो इसके लिए आंसर 2 इसको मार्क कर सकते हो। तो इसका आंसर जो है तो वो आंसर गलत रहेगा। इसका जो सही आंसर है वो है पॉलिसी शेड्यूल। पॉलिसी शेड्यूल मतलब ये जो है ये फर्स्ट पार्ट होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट का, जिसमें कंपनी का लोगो, कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, पॉलिसी होल्डर के डिटेल्स, पॉलिसी के डिटेल जैसे सम एश्योर्ड कितना है, कितने साल भरना है, पॉलिसी टर्म क्या है, नॉमिनी कौन है, ये पॉलिसी शेड्यूल में प्रेजेंट होता है। Question number 9. In a standard insurance policy document, the standard provision section will have information on which of the below. ऊपर का जो क्वेश्चन है उसी के कंटिन्यूएशन में ये क्वेश्चन है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का, तो उसमें स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन में क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी? ऑप्शन है डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड ड्यू डेट ऑफ लास्ट प्रीमियम, नेम ऑफ द नॉमिनी, the rights and privileges and other conditions which are applicable under the contract, the signature of authorized signatory and policy stamp. तो इसमें से जो ऑप्शन 3 है the rights and privileges and other conditions which are applicable under the contract, ये आंसर सही है।
मतलब जो भी स्टैंडर्ड प्रोविजंस है उस पॉलिसी में जो भी बेनिफिट्स दिए हुए हैं या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है जो चेंज नहीं होने वाली वो उस प्रोडक्ट के प्रति फिक्स रहने वाली है, वो सारे प्रोविजंस या फिर कंडीशंस जो है ये स्टैंडर्ड सेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से आंसर थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 10, अ क्लॉज प्रीक्लूडिंग डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी फॉर अ लेडी who is expecting at the time of writing the contract will be included in which section of a standard policy document। मतलब अगर कोई महिला जो प्रेग्नेंट है और वो पॉलिसी खरीदी करना चाहती है, उसकी अगर प्रेगनेंसी के दरमियान डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका रिस्क जो है वो एक्सेप्ट तो कर लेगी, लेकिन अगर प्रेगनेंसी की वजह से डेथ हो जाएगी तो इसमें कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ये अगर मेंशन होना है कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट में तो वो कौन से सेक्शन में मेंशन होगा? ऑप्शन है पॉलिसी शेड्यूल, जनरल प्रोविजंस, स्टैंडर्ड प्रोविजंस, स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस। इसका आंसर जो है स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस है। अभी जैसे कोई भी प्रोडक्ट जब डिज़ाइन होता है तो ये जनरल लोगों को ध्यान में देखते हुए ये प्रोडक्ट डिसाइड होता है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर को ये मालूम नहीं होता है कि जब ये पॉलिसी कोई खरीदेगा तो उस वक्त ये शायद से प्रेग्नेंट हो सकती है या फिर इनको कोई रिस्क हो सकता है। तो एक जनरल तरीके से प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन होता है। अब जैसे ये प्रेग्नेंट लेडी को ये पॉलिसी चाहिए तो ये कंपनी के लिए रिस्क साबित हो सकता है। तो इसमें कंपनी क्या करती है, ये जो टेम्पररी रिस्क है इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। हालांकि पॉलिसी जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन उसमें क्लॉज लगा दिया जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दरमियान अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होती है तो हम लोग जो भी बेनिफिट्स हैं वो पे नहीं करेंगे। तो ये जो पॉलिसी है अभी जैसे ये स्पेसिफिक केस हुआ, इसी वजह से ये स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस में ये ऑप्शन जो है मेंशन रहेगा। तो इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बारे में मैं आंसर्स देने के लिए आपको कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।